अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है कि वज़ीर आज़म जो एजेंसीज़ हैं, आईएसआई, आईबी और दीगर जो एजेंसीज़ हैं, उनको पाबंद बनाएँ कि वो जजेस से राब्ता ना करें या मुदाखलत के हवाले से कोई इस तरह का कॉन्टैक्ट ना करें। लेकिन यही खुद जजेस हैं जो एजेंसीज़ से ना सिर्फ़ खुद राब्ते में रहते हैं, बल्कि अपना जो कोड ऑफ़ कंडक्ट है, वो उसको वायलेट करते हैं। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे जजेस हैं जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए एजेंसीज के साथ राब्ते में भी रहते हैं और इस तरह के जो तमाम तर काम है उसमें शामिल होते हैं। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ शहरियों का ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कोई फ्रॉड पकड़े गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया है, खत लिख के कुछ खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उस हवाले से उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि वहाँ से जो ये फ्रॉड है वो ओरिजिनेट होता है। उस पे भी बात करेंगे कि ये फ्रॉड है क्या और इस हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के अंदर जो तनाज़ात हैं और जो अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशार है, वो आए दिन जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पीटीआई के अंदर जो ग्रुप बंदी है या धड़े बंदी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर भी तफ़सील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कल एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को ये अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी एजेंसीज हैं ख़ासतौर पे आईएसआई को ये इस हवाले से उसको पाबंद किया जाए कि वो जो जुडिशरी है और जो जजेस हैं उनके साथ ना तो कोई राब्ता किया जाए और ना ही कोई मुदाखलत के हवाले से उनसे कोई इस तरह का जो है वो कांटेक्ट करके या कोई किया जाए। तो इस पे साथ उन्होंने एक एसओपीस भी जारी किए हैं जिसमें उन्होंने एजेंसीज जो जजेस हैं, जो लोअर जुडिशरी है या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए ये एक ज़ाब्ता-कार जो है वो तय किया गया है कि अगर कोई इंटेलिजेंस के जो एहलकारान हैं, वो जजेस से राब्ता करते हैं तो जजेस ये तमाम तर जो टेलीफ़ोनिक जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाए और वो जो तमाम तर रिकॉर्डिंग है वो हाई कोर्ट को अरसाल की जाए। इसी तरह जो दीगर 9 मई के हवाले से एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उसमें जितने भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, उसको एक्सपीडाइट किया जाए और तरजीही बुनियादों के ऊपर उनके फैसले किए जाएँ। फिर जो एजेंसीज़ के एहलकारान के हवाले से अगर कोई राब्ता करता है तो उनके खिलाफ फिलफोर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और ये अगर तमाम तर उसके बावजूद भी एजेंसीज़ नहीं रुकती, तो उसके बाद फिर ये एक फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म से इसकी पूछताछ की जाएगी क्योंकि जो आईएसआई है और उसके साथ-साथ जो आईबी है, ये दोनों वज़ीर आज़म के अंडर आती हैं और उनको जवाबदेह हैं। तो बतौर उनके सरबराह के वज़ीर आज़म से पूछताछ की जाएगी। तो पहला सवाल तो यही है कि आईनी तौर पे तो ठीक है कि वज़ीर आज़म जो है ये इन एजेंसीज़ के जो है वो उनको ये एजेंसीज़ वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हैं, लेकिन इनके ऊपर सरबराह होते हैं, आईबी के भी चीफ होते हैं और आईएसआई का भी डीजी होते हैं। उनसे जो है वो अदालतें क्यों नहीं ये इस तरह का जो है वो पूछ-गछ करती या उनको कभी बुलाया जाता है। हमने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सेक्टर कमांडर को बुलाया था। बारहा ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, 2-3 दफ़ा उन्होंने सेक्टर कमांडर को बुलाया जो इस्लामाबाद के थे, उसके बावजूद वो नहीं आए। ये जो शायर थे फरहाद, उनके केस में और फिर उसके बाद एक और जो एक आज़ाद कश्मीर के शहरी थे, उनके लापता होने के केस में फिर ये कहा गया कि आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर हैं, वो अपना जवाब दस्तखत शुदा जवाब जमा कराएँ, तो वो तक नहीं किया गया। तो जो हमारी अदालतें हैं, वो एजेंसीज़ के जो सरबराहान हैं, इवन सेक्टर कमांडर को तो बुला नहीं पाती और ये तमाम तर जो मुद्दा है, वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर डाल दिया जाता है और उनको बुलाना जो है, वो बड़ा आसान हो जाता है। हमने देखा था कि ये निगरान वज़ारत जो निगरान दौरे हुकूमत था, उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म को बुला के लापता जो शहरियों के केस में बुलाया गया था। मिसिंग पर्सन्स के। तो किसी वज़ीर-ए-आज़म या इलेक्टेड को ना सिर्फ़ हमने देखा है कि अदालतें बुला के रिडिक्यूल करती हैं, उनको ओहदों से भी हटा देती हैं, लेकिन इस तरह जो इंटेलिजेंस के ये उनके कंधा इस्तेमाल करके उनको खुद तो नहीं बुलाती, सिविलियंस को जो है वो बारहा बुलाया जाता है। फिर हमने ये भी देखा है कि ये जितने तमाम तर जो जजेस के हवाले से ये तो कहा गया कि कोई भी इंटेलिजेंस एहलकारान के साथ कोई राब्ता नहीं करेगा जो जज है, लेकिन हमने ये भी देखा है माज़ी में ऐसा कि जजेस ये ख़ास तौर पे ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिन्होंने ख़त लिखे जो मुदाखलत के हवाले से हमने देखा है कि ये खुद भी बारहा ना सिर्फ़ जो पिछला दौरे हुकूमत था इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक एक्म्प्लिस का रोल अदा करते रहे और ना सिर्फ़ एजेंसीज़ के साथ राब्ते में रहे,
बल्कि उनके इशारों के ऊपर फैसले भी करते रहे। और उसकी एक मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ, जो जज शमीम अहमद थे, जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने एक ख़त लिखा था जिसमें जस्टिस साकिब निसार जब वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद के एक जज को ख़त लिखा, टेलीफोन किया और कहा कि ये इस तरह फैसले होने चाहिए और नवाज शरीफ को बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह के जो है, ना सिर्फ जो जजेस हैं, जब उनकी अपनी मर्जी की मुदाखलत हो तो वो एकम्प्लिस बन जाते हैं, जब मर्जी की ना हो तो वो फिर जो है वो मुदाखलत का रोना रोया जाता है। और फिर एक और बात जो सबसे अहम है कि यही जो जजेस बनने से पहले जब ये वकला होते हैं, क्योंकि किसी भी जज की तैनाती के लिए जो एजेंसीज हैं उसकी क्लियरेंस भी लाजमी होती है, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है। तो ऐसे बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि ये जो जज बनने से पहले ये तमाम तर जब वकला होते हैं तो ये एजेंसीज़ के पास जाके अपनी क्लियरेंस के हवाले से क्या-क्या कुछ नहीं करते, और क्या-क्या यकीन दहानियाँ नहीं कराते। तो ये जब इनको ओहदा मिल जाता है तो उसके बाद अब ये अगर इनकी पसंद की जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं होते तो फिर ये मुदाखलत का एक वो किया जाता है। तो हमारी जो अदलिया का ओवरऑल निज़ाम ही मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और सबसे अहम जो चीज़ इसमें अदलिया को अगर बेहतर करना है तो उसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, ख़ास तौर पे जजेस की तैनाती का, जो हाई कोर्ट्स में वो उसको दुरुस्त करना होगा। जो जजेस की तैनाती के लिए जो हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट के वो है कानून है, उसके मुताबिक 3 तरीक़ाकार थे। एक तो जो लोअर जुडिशरी से, यानी जो लोअर जुडिशरी से लेके उनको तैनात किया जाता है हाई कोर्ट के जज के तौर पे, एक तरीक़ाकार वो है। दूसरा है डायरेक्ट जो है वकला को हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और तीसरे नंबर पे है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान से कोई जो है वो उनको तैनाती की जाती है। तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती तो 1989 से बिल्कुल तकरीबन अदलिया ने ख़त्म ही कर दी है। लोअर जुडिशरी से भी कभी कभार इक्का दुक्का कोई इस तरह का केस आता है जो अपॉइंट किया जाता है, जो डायरेक्ट और बरह रास्त अपॉइंटमेंट है वकला की। सबसे ज़्यादा यही हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार राइज है, और इसी को ही वो आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमें ये इस हवाले से कोई जजेस की तैनाती के हवाले से एक नया मैकेनिज़्म तैयार करना होगा। उसके लिए चाहे कोई आइनी या कानूनी जो है वो तरमीम की जाए, वो उससे ही हमारी जो अदलिया का निज़ाम है उससे वो बेहतर हो सकता है। बहरहाल इसके हवाले से कोई और अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ कि पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कोई फ्रॉड पकड़ा गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कोई वाक़यात हुए हैं कि जाली जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो पकड़े गए हैं कोई पाकिस्तानियों की तरफ से। और जब उसके ऊपर मज़ीद तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये तमाम तर जो जाली लाइसेंसेस हैं ड्राइविंग के, ये खैबर पख्तूनख्वा से जारी किए गए हैं। फिर यहाँ पे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और उनको ख़त लिख के कहा कि ये इस तरह की कुछ वाक़यात हमारे पास डिटेक्ट हुए हैं और ये इसका जो ओरिजिनेट हैं किए गए हैं, या जो लाइसेंसेस का जो इजरा किया गया या इशू किया गया वो खैबर पख्तूनख्वा से किया गया है। तो उस पे फिर हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पे केपीके की जो हुकूमत है उससे रब्ता किया और तहकीकात करने के लिए उनको अहकामात जारी किए। जब केपीके हुकूमत ने ये उस पे वो तहकीकात की तो ये पता चला कि ये जितने भी लाइसेंसेस पकड़े गए जो हाईलाइट किए गए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो तमाम तर यहाँ पाकिस्तान से फर्जी तौर पे जारी किए गए थे। उनका कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई इस तरह का डाटा मिला है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब मज़ीद भी तहकीकात की जा रही हैं। तो ये जो पाकिस्तानियों की तरफ से एक फ्रॉड का सिलसिला है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद नहीं है। हमने देखा है कि पिछले दिनों यूएई ने पाकिस्तान के जो है वो वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई और अब तक वो पाबंदी नहीं हटाई गई। और उसकी वजह भी यही है, जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कुछ जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो पाकिस्तानी हैं, अगर उनको अपने वो पाकिस्तान के साथ खैर-खाई नहीं करते तो एटलीस्ट वो अपनी ही भलाई चाहें, भलाई का वो कर लें, सोच लें कि ये इस तरह की अगर जो भी गलत काम करेंगे, एक तो मुल्क की बदनामी होगी, दूसरा रोज़गार का जो एक सिलसिला है, ना सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बल्कि उनका अपना भी, ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को भी इस हवाले से सख्ती से निपटना चाहिए। जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हों और जो हाईलाइट किए गए हों उनको जो है वो तादीबी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बहरहाल इस पे भी जब कोई मज़ीद आगे अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ। पीटीआई में जो बढ़ते हुए
आपस में इख्तलाफात हैं वो हर रोज़ शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। कल हमने देखा है कि पीटीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जो अंदरूनी उन्होंने अपनी कोई वो की है, तहकीकात की है, जो उमर अयूब के ऊपर अटैक किया गया था इमरान खान का, जब ये इद्दत के दौरान निकाह का जो केस था उसका जब फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद अदालत के बाहर उमर अयूब के खिलाफ नारेबाजी की गई, बदतमीज़ी की गई। तो उस पे जो पीटीआई ने अपने तौर पे जो अंदरूनी एक तहकीकात करवाई, तो ये पता चला कि शेर अफजल मरवत ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने ये तमाम तर जो है वो हरकत की थी। और ये जब ये पीटीआई की रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत ने ना सिर्फ उसको रिजेक्ट किया है, बल्कि जिस जिस टीवी चैनल ने जो इस रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्टिंग की है, तो उनके खिलाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई ना मैंने कोई काम किया है, ना या इस तरह जो है मेरे कोई वर्कर्स या कोई उन्होंने कोई इस तरह की कोई हरकत की है, तो ये सरासर झूठा है और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। फिर हमने देखा है फवाद चौधरी अलहदा से वो कुछ अपनी जो है वो कर रहे हैं, हामिद खान अपने तौर पे कुछ अपने जो बयानात हैं वो इस तरह दे रहे हैं। उमर अयूब का आपने पहले ही देख लिया है कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं पार्टी की जो उससे तो ये जो हर एक हमने देखा है कि ये धड़ेबंदी बनती जा रही है, उसकी रीज़न जो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं इमरान खान के साथ और वो इमरान खान के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानते। लेकिन वर्कर्स से ऊपर जो लीडर्स होते हैं, जो सेकंड टियर, थर्ड टियर के, वो मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान की लॉयल्टी से ज़्यादा वो अपने मफादात और अपने जो इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसी को ही सर्व कर रहे हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अलमिया है पीटीआई के लिए कि जो सेकंड टियर की क़यादत है, ये पीटीआई की अपनी नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि जब ये पीटीआई को एक राइज़ दिया गया 2010-11 वाला जो जलसा था, उसके बाद ये दूसरी मुख्तलिफ पार्टी से ये लोग तोड़ के आए लाया गया इनको, तो हर एक के अपने-अपने मफादात हैं और अपने-अपने इंटरेस्ट हैं, कोई भी सिंसियर और लॉयल नहीं है, ना सिर्फ इमरान खान के नज़रिए के साथ और ना ही पार्टी के नज़रिए के साथ लॉयल नहीं है। तो ये जब मांगे-तांगे की इस तरह की कोई पार्टी के जो रहनुमा हों, तो वो फिर कभी भी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं रहते। हमने देखा है कि माज़ी में मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, उनके ऊपर बुरा वक़्त आया, 80s में पीपल्स पार्टी के ऊपर बुरा वक़्त आया था, तो उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो लॉयल रहे। फिर हमने देखा 99 का जो कू था उसके बाद मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बुरा वक़्त आया, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर जो सीनियर रहनुमा थे जो वो पार्टी के साथ डटे रहे हर मुश्किलात के बावजूद भी। लेकिन ये पीटीआई के साथ हमने देखा है कि जब इमरान खान के ऊपर बुरा वक़्त आया है तो ना सिर्फ जो ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो छोड़ गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, जो रह गए हैं वो भी अभी तक अपने-अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको वो सर्व कर रहे हैं। तो हमें जो है ये ज़रूरत इस बात की भी है कि ये तमाम तर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो फ़र्द वाहिद के गिर्द घूमती हैं। जो नेशनल लेवल पे कोई पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन तमाम तर जो सियासी जमातें हैं इनको निचले लेवल तक जब तक ये इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करेंगे पार्टी की क़यादत को तो तब तक जो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इसी तरह ही रहेंगी। हमें अपनी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी ये जमहूरियत लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इस हवाले से भी जब कोई अपडेट होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।